जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट पर। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम प्रैक्टिस सेट्स कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि आज ये जो है हमारा फोर्थ नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये जो आज हमारा डे होगा वो डे 7 होगा, क्योंकि इसके पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करने के लिए 6 दिन लगा चुके हैं। यानी कि एक प्रैक्टिस सेट हमारा 2 दिन में कंप्लीट हो रहा है। आज हमारा डे 7 है, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से ही करेंगे, क्योंकि ये हमारा आज स्टार्ट हुआ है ये प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी विद्यार्थी फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दे रखा है, और ये क्वेश्चन जो है वो आपका नंबर सिस्टम से दिया हुआ है। क्या दिया है इस क्वेश्चन में, देखिए, किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा, ये आपसे पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चंस को कुछ नहीं करना है आपको कि पहले किसी संख्या को आप 280 से विभाजित कर रहे हो तो आपका 73 शेष बचता है, कितना 73 शेष बचता है। अब उसी संख्या को 35 से विभाजित करना है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, जिससे जो शेष बच रहा है, जो शेष बच रहा है उस शेष में आप कितने का डिवाइड कर दो, 35 का डिवाइड कर दो। यानी कि शेष कितना बच रहा है आपका 73। इस 73 में 35 से जैसे आप डिवाइड करोगे तो 35 दुना कितना हो जाएगा आपका, 35 दुना हो जाएगा आपका 70, बचेगा कितना 3, यानी कि 3 शेष बच रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब ये प्रोसेस होती कैसे है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। किसी संख्या को 280 से विभाजित किया जाता है तो 73 जो है वो शेष बचता है, 73 शेष बचता है। तो हम ऐसी कोई सी संख्या मान लेंगे भाई जिससे 280 को हम विभाजित कर दें और हमारे पास 73 बच जाए। तो भाई क्यों ना आप इस 280 में से 73 को आप कम कर लो। तो 280 में से 73 को आप जैसे ही कम करोगे तो यहाँ बचेगा कितना आपका 7, और यहाँ पर बचेगा कितना 0 0, और ये कितना हो जाएगा आपका 2, यानी कि 207। ठीक है, 207 एक हम ऐसी संख्या मान के चल रहे हैं कि भाई किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर, अच्छा 280 से विभाजित कर रहे हो तो आपका 73 शेष बच रहा है। तो ये तो फिर भी और भी अच्छी बात हो गई कि 280 ही होगा और 73 इसमें एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, तो 73 अगर इसमें एक्स्ट्रा होगा तो 15 और, तो भाई वह संख्या 300 कितनी होगी, 353 होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब आप 353 को 280 से विभाजित करते हो, 353 को जब आप 280 से विभाजित करते हो तो जो है वो आपका 73 ही शेष बचता है। उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर, कहने का मतलब उनका ये है कि भाई इसी संख्या को, जो संख्या थी ओरिजिनल, उसको 35 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। तो देखिए 35 से ये चला जाएगा 300 कितना बार, ये जाएगा आपका 35 से कम 35 10 बार, बचेगा कितना आपका 3 शेष बचेगा, जो कि 3 आपको एक्स्ट्रा दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस से ना करते हुए हम डायरेक्ट कैसे करते हैं कि जो आपका दिया हुआ है, जो आपका दिया है, जो आपका शेष बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, उसी में अब जिसका भी भाग दे रहा हो, जो आपको दिया है इसका क्या दे लो, भाग दे लो। जो भी आपका शेष बचेगा वो आपका क्या होगा, उत्तर होगा, आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसका क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। हाँ, जब 5 की पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है, 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा। ये जो है ये भी आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। देखिएगा 501, अच्छा 5 की पावर 501 है, इसको आप 126 से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि 5 की पावर 501 को अगर कितना 126 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या शेष बचेगा। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसके नजदीक आप ये वाली संख्या को बना लीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मालूम है कि सर 5 की पावर अगर मैं 3 लिखूं तो ये क्योंकि 125 होता है ना, 5 की पावर अगर मैं 3 लिखूं तो अब जो आपने पावर लिखी उस पावर से इसको डिवाइड करो, तभी आप इसके ऊपर पावर चढ़ा पाओगे। ठीक है, तो 3 से अगर डिवाइड किया आपने 16 3 48 और 167 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल सर। अब बटे में क्या बचना है आपका, बटे में बचना है 126। कितना बचेगा मेरे भाई, 126।
यहां से 5 की पावर 3 क्या हो जाएगी, 5 की पावर 3 हो जाएगा आपका 125 बटे में कितना है आपका 126, लेकिन 125 पे जो पावर चढ़ेगी वो 167 चढ़ेगी। ठीक, यहां से अगर हम बात करें तो जब 126 का आप इसमें डिवाइड करोगे तो माइनस का 1 आएगा मेरे भाई, और -1 पे पावर कितनी है 167। और ये चीज आपको याद रखना है कि जब भी किसी माइनस वाली संख्या पर पावर सम में हो, सम मतलब समझो इवन, सम में हो तो वह प्लस में आंसर देती है, और उसी पे अगर पावर विषम में हो तो वह माइनस में आंसर देती है। किसमें आंसर देती है, माइनस में। तो यहाँ पर -1 पे पावर कितनी है, -1 पे पावर 167 है, यानी कि यहाँ पे जो आपका आंसर निकल कर आ रहा है वो माइनस, अच्छा इसके बटे में 126 है वो भी कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका आंसर निकल कर आ रहा है वो आ रहा है -1 बटे 126। ठीक है, जबकि माइनस में आंसर होता नहीं है तो इसका आंसर आप किस में दोगे, प्लस में दोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो माइनस का आया है इसको इसमें से कम करना होगा, ये जो माइनस का आया है उसको इसमें से कम करना होगा। तो जैसे ही आपने कम किया 125 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्या बोला गया है इसमें कि 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक के बाद समाप्त होने वाला है। यानी कि कहने का सीधा सीधा मतलब उनका ये है कि जब आप इस 3 में 8 से डिवाइड करते हो तो जो आपका आएगा, ठीक है, जो आपका भागफल आएगा वह भागफल कितने अंक बाद समाप्त हो रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर पॉइंट के बारे में, तो अगर हम बात करें तो भाई भाग तो नहीं जा रहा, तो 0 लगा के पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 30 हो गया, 30 हो गया। तो 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24, बचता कितना आपके पास 6 बचता है, 60 हो गया, 60 हो गया। तो 8×7 = 56, 8×7 = 56, बचा 4, 8×5 = 40। जैसा कि आप देख पा रहे हो पॉइंट के बाद 1 2 3 अंक है, तो इस प्रकार ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि दशमलव के जो बाद है वो 3 अंक है। कितने अंक हैं, 3 अंक। क्लियर है, चलिए आ जाइए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 4 में, देखिएगा जरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, यदि यदि ये रूट है ना, ये रूट चढ़ा हुआ है, इस पे पूरे पे रूट चढ़ा हुआ है, और यहाँ भी ये रूट चढ़ा हुआ है। ठीक है, आपको दे रखा है कि 4225 का जो मान है, यानी कि रूट से अगर 4225 को बाहर निकालोगे 65 निकलेगा। क्या निकलेगा, 65 निकलेगा, 65 निकलेगा। ठीक है, तो अगर इसको बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, और इसको बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, और दोनों को क्या करना, आपको प्लस करना। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ से देख पा रहे हैं भाई, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो आपको मालूम है कि भाई जो आपका 4225 है वो 65 निकालेगा, 65 निकालेगा। अच्छा, ये जो बटे में जो 100 है वो भी रूट में ही है, ध्यान रखना रूट में है, तो 100 का क्या निकलता है, 10 निकलता है। बहुत उम्दा। चलिए अब यहाँ से बात कर लें भाई, तो आपको तो मालूम है पॉइंट के बाद कितनी जीरो है, कितनी अंक है पॉइंट के बाद, 4 है, तो 4 लगा लीजिए। ठीक है, अब ये कितना हो गया आपका 10,000 हो गया। अच्छा, 10,000 से क्या बाहर निकलने वाला है गुरु जी, 10,000 से 100 बाहर निकलेगा, क्योंकि 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर है ना, तो 100 × 100 10,000। ठीक है, चलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10,000 इजी है ना। ऊपर ऊपर को तो आपको मालूम है 65 ही निकलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इन दोनों को आपको ऐड करना है। ऐड करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों का ले लेना है एलसीएम। अच्छा, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा आपका 100, एलसीएम आपका 100 आएगा। ठीक है, अब एलसीएम 100 आया तो 10 से जब डिवाइड करोगे 100 को तो 10 बार, है ना। अगर ऐसा भी नहीं तो फिर जो आप चाहें इसको इस प्रकार से कर सकते हैं ना, 1 मिनट जरा रुकिएगा। तो आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर कितना आपका 10 और यहाँ पर कितना आपका 100। 10 से जैसे ही आप भाग करोगे 6.5 आने वाला है, और यहाँ पर इसको जब भाग करोगे तो ये आएगा 0.65। इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो ऐड करने पर क्या आएगा, ऐड करने पर आएगा आपका 5, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 5 तो ये हो जाएगा, 5 6 11 और 6 1 7, 7.15। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, क्या दिया है, 9.8 × 9.8 माइनस 5.8 × 5.8 डिवाइडेड बाय 2 × 7.8 का मान बताइए। सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है, चलिए करिए इसको। हाँ जी, देखिएगा। अच्छा, तो यहाँ पर जो है, अगर इसको 9.8 क्या दिया है आपको, 9.8 मल्टीप्लाई
9.8 माइनस माइनस 5.8 इंटू 5.8 फिर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7.8 यही दिया ना का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको दिख रहा होगा कि ये इसका स्क्वायर हो रहा है 9.8 का स्क्वायर हो रहा है क्योंकि दो बार है, माइनस 5.8 का यहाँ से स्क्वायर हो रहा है, बटे बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आएगा आपके पास बटे में आएगा 2 इंटू 7 5 2 इंटू अच्छा इसका आप इंटू कर लीजिए, 8 दूनी 16 ठीक है, 7 दूनी 14 1 15 कर लिया, बहुत बढ़िया। अब आपको मालूम होगा एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी होता है, ठीक है। और एक बार में क्या होता है, एक बार में ए माइनस बी होता है, एक बार ए प्लस बी हो जाएगा, एक बार ए माइनस बी हो जाएगा। तो इसको हम ए मान रहे हैं, इसको हम बी मान रहे हैं, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो एक बार आप प्लस में कर दीजिए 9.8 प्लस 5.8 और एक बार आप इसको माइनस में कर दीजिए। अच्छा माइनस में करोगे तो माइनस में करने पे क्या, वही आपका 9.8 माइनस माइनस 5.8, ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है आपका 15.6, ठीक है। चलिए अब इसके आगे बात करेंगे हम यहाँ पर, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये ऐड करने पे आ रहा है 15.6, ठीक है। और यहाँ से ये माइनस करने पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका एग्जैक्ट 4, ठीक है। अच्छा अपॉन में क्या है, अपॉन में है 15.6, इससे ये पूरा पूरा चला जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 4, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे आप सभी, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, देखिएगा जरा। हाँ 400 और 600, 400 और 600 के बीच की ऐसी संख्याओं का योग बताइए, ऐसी संख्याओं का योग बताइए जिन्हें 6, 12 तथा 16 से विभाजित करने पर कोई शेष ना बचे, ठीक है। 400 और 600 के बीच में होनी चाहिए वह संख्या, ठीक है। और 16 से क्या होनी चाहिए, अच्छा 6, 12 और 16 से विभाजित, अच्छा तो आपको 6 से विभाजित होना, 12 से विभाजित होना और उसके बाद 16 से भी क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो सबसे पहले आप इन सभी का एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम क्या आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 3 बार, 2 से डिवाइड करोगे 4 बार, 2 से डिवाइड करोगे 8 बार, वापस 2 से डिवाइड करोगे तो 3 तो यही रहेगा, 2 दूना 4, 2 छक्के 8, वापस 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करने पर एक बार और ये चला जाएगा आपका 2 बार, ठीक है। वापस 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या रहेगा, ये तो 3 ही रहेगा, ठीक है, 1 और 1, ठीक। अगर हम बात करें अब 3 से तो ये जो है, अच्छा 8 16 16 48 है ना, यानी कि इस प्रकार से जो हमारा एलसीएम निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 48 आ रहा है, कितना आ रहा है 48। तो 48 क्या हो जाएगा इसका, 48 जो है वो एलसीएम हो जाएगा किन किन का, तो भाई 6, 12 और 16 का जो एलसीएम है वह कितना है, तो इनका जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 48, 48, ठीक है 48, ठीक है। लेकिन 48 क्या आपके 400 और 600 के बीच में है क्या, बिल्कुल, यानी कि आपको 400 और 600 के बीच में देखना है। सबसे पहले आप 400 का मल्टीपल मतलब 400 में 48 का डिवाइड कर लीजिए ताकि आप उसके लगभग में पहुंच जाओ कि कौन सा मल्टीपल है। अच्छा 4 से ये 12 बार जाएगा, 4 से ये 100 बार, 4 से ये 3 बार जाएगा, 4 से ये 25 बार जाएगा, सीधा सीधा 8, यानी कि 8वां मल्टीपल इसका हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इसका 8वां मल्टीपल क्या होगा, 8 × 64, 8 × 64 हासिल में आया 6, 8 × 48, 48, 8 × 64 हासिल 6, 8 8 चौको 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा आपका 38, लेकिन ये तो 400 से कम है बस, तो इसका नवा मल्टीपल आप ले लीजिए और यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। तो नवा मल्टीपल जैसे आपने लिया 9 8 72 हासिल आया 7, 9 चौक 36, 36 और 7 हो जाएगा आपका 42। तो पहला तो हो गया 400, कितना हो गया 422। अच्छा इसमें आप 48 48 ऐड करते जाइए, ये सबसे अच्छी बात है। 48 जैसे आपने ऐड किया तो ये हो जाएगा आपका 50 70, 470 हो जाएगा दूसरा, ठीक है। हाँ उसके बाद में अच्छा पहला 422 है, दूसरा आपका 470 हो चुका है, पहला जो है वो आपका 422 है, दूसरा 470 है, तीसरा वापस इसमें 48 जोड़ दीजिए तो 8 4 11 और ये हो जाएगा आपका 518, ठीक है। वापस आप इसमें 48 जोड़ दीजिए, जैसे ही आपने 48 जोड़ा ये हो जाएगा 8 8 16, 8 8
16 हासिल का आया 1 और 4 5 5 और 1 6 यानी कि 566। वापस से इसमें आप 48 जोड़ोगे तो 8 6 14, 8 6 14 और हासिल का आया 1 10 1 11 और 614 हो जाएगा कब तक। लेकिन ये तो आपको पूछे ही नहीं है, बस आपसे 400 और 600 के बीच में पूछा है और इन सभी का योग पूछा है, तो सभी को जोड़ लीजिए। जोड़ने पर आ रहा है लास्ट में 6, हासिल का आया 1 7 1 8 2 10 11 11 और 17। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है। 6 6 1 7 7 3 10 7 17, 17 आ रहा है। 17 तो कोई ऑप्शन लायक लग ही नहीं रहा। क्या रह गया, कितना, 1 2 3 4, 4 तो आ ही रहा है, 4 यानी कि 7 7 14, 14 और 3 कितना होता है, 17 ही होता है ना। हाँ, तो इस हिसाब से 17 ही आना चाहिए। चलो देखो जरा इसका कौन सा मल्टीपल रह गया। अगर इसके मल्टीपल की बात करें तो इसका नवा मल्टीपल क्या बना रहा है, 8 नाम 72, ठीक है, 9 8 72, ठीक है, और 9 चुके 36, 36 42 43 होता है यार ये तो, मतलब सभी में एक एक ऐड करना पड़ेगा, तभी तो बोले मिस्टेक क्या हो रही। 3 3, ठीक है। अब यहाँ 70 की जगह 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और यहाँ 28 28 और यहाँ 76, 576, ठीक है। अब जोड़िए, जोड़ने पर क्या आ रहा है, जोड़ने पर वही आएगा आपका 10 और 6 16, हासिल का आया 1, है ना, 12 14 14 और ये हासिल का 2, ठीक है, 5 5 10 18 और 2 20 यानी कि 200 2016 2016। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण होते हैं, जबकि 15% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ठीक है, यदि यदि 325 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं तो परीक्षा में भाग लेने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है वो आपको बताना है। यहाँ पर जो है वो 325 छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषय में क्या होगा, उत्तीर्ण हुआ है। देखिए सबसे पहले अगर आप उत्तीर्ण का परसेंट ले रहे हो तो उत्तीर्ण का ही लेना सभी में, अगर अनुत्तीर्ण का ले रहे हो तो अनुत्तीर्ण का ही लेना। यहाँ पर देखिएगा कि एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में और 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पर एक काम करिए, देखिए इसको ऐसे सॉल्व करेंगे आप। सबसे पहले तो ऐसे देखिए कैसे क्या हो रहा है कि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, चलिए इसको अगर हम मान के चलते हैं कि ये भाई अपना जो है वो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, और ये जो है वो अपना रसायन है ना, ये क्या है, ये आपका रसायन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि 80% छात्र भौतिक विज्ञान में अगर पास हो रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो 20% क्या होंगे, 20% जो होंगे वो फेल होंगे, क्योंकि हम फेल का रेशियो ले रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर बात की जाए तो 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए तो 30% छात्र फेल हुए होंगे, 30% छात्र फेल हुए होंगे, बिल्कुल हुए होंगे, है ना। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ हो तो बताएं, है ना। फिर उसके बाद देखेंगे जरा यहाँ पर, और जो 15% है वो दोनों में, 15% है जो वो दोनों में, अगर हम सिंगल सिंगल का निकालें, अगर हम सिंगल सिंगल का निकालें तो आप मुझे ये बताइए कि 20% जो है वो इसमें फेल हो रहा है ना, और 15% दोनों में हो रहा है, तो अकेला अकेला 20 में से 15 कम हुआ तो 5% ऐसे हैं जो इसी में फेल होगा, केवल इसी, है ना। अगर उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई जो जो है 30% जो है वो रसायन में फेल हो रहा है और 15% दोनों में, तो ऐसे कितने विद्यार्थी होंगे जो केवल रसायन में फेल होंगे। तो अब इस 30 में से इस 15 को कम कर लीजिए, यानी कि केवल केवल 15% ऐसे हैं जो ओनली ओनली रसायन, है ना, ओनली रसायन में, ओनली केमिस्ट्री में फेल होने वाले कितने हैं, तो ओनली केमिस्ट्री में फेल होने वाले 15%। और यहाँ पर ओनली फिजिक्स में फेल होने वाले कितने हैं मेरे भाई, फिजिक्स में फेल होने वाले ओनली, अगर ओनली सिर्फ फिजिक्स की बात करें तो 5%, है ना, यानी कि फिजिक्स में यहाँ 5% फेल हो गए। ठीक, उसके बाद केमिस्ट्री में 15% फेल हो गए, केमिस्ट्री में जो है वो 15% फेल हो गए, और दोनों में फेल होने वाले कितने हैं, 15% और भी है, तो प्लस कर देंगे आप 15%। इस प्रकार से देखा जाए 30 5 35% स्टूडेंट ऐसे हैं, 35% स्टूडेंट हैं जो सभी विषयों में क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, है ना। और यहाँ पर 325 बताया गया है, उन्हीं की वैल्यू, अच्छा 325 ये तो फेल वाले हैं, ये तो फेल वाले हैं, यहाँ में उत्तीर्ण बोला है। अच्छा देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, जिसमें से 35% अगर फेल हुए मेरे भाई तो पास वाले कितने होंगे, 65%।
तो 65% ऐसे होंगे जो क्या हुए होंगे, पास हुए होंगे। 65% पास, 65% क्या होगा, पास हो गए। ठीक है, तो 65% अगर पास हो गए हैं तो 65% की वैल्यू 325 हो जाएगी। 65% का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 325 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 325। ठीक है, यहां से इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना गुना है इसका, 5 गुना। 25 5 गुना, यानी कि एक रेशियो का मान क्या आ चुका है, 5 आ चुका है। अब आपसे क्या पूछा है कि छात्रों की कुल संख्या 500, छात्रों की जो कुल संख्या होगी वो 500 होगी। क्यों, क्योंकि 100% छात्र होते हैं तो 100 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, है कि नहीं। चलिए, ये तो पहली मेथड हो गई। दूसरी से देख लीजिए कि एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 80% छात्र भौतिक विज्ञान में पास हुए। ठीक है, 70% छात्र, 70% छात्र किसमें, 70% छात्र जो है वो रसायन में पास हुए। तो टोटल दोनों को मिलाकर कितने पास होगा, ये होगा आपके 150%। कितने होगा, 150%। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जबकि 15% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, अच्छा दोनों में 15% अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए, तो पास होने वाले कितने हैं। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। 15% अगर फेल हुआ है तो 85% दोनों में पास होने वाले होंगे। तो केवल अब उसके बाद क्या बोला आपने, दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। ओके, कितने दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। तो ये जो है वो दोनों विषय में क्या हो चुके हैं, फेल हो गए। तो हमने क्या निकाल लिया कि दोनों विषय में पास कितने हुए होंगे, दोनों विषय में इतने पास हुए हैं। कितने एक्स्ट्रा निकल रहे हैं इससे, तो जितने पास हो रहे हैं, अब इसमें से 150 में से इस 85 को आप कम कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों विषय में पास होने वाले हैं। ठीक है, इसमें से हम कम करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, इन दोनों विषयों का, मतलब अलग अलग विषयों का। ठीक है, तो अलग अलग विषयों का कितना आ जाएगा, 65%। ये जो है ये तो एक साथ विषय वाले हैं, और ये जो दोनों आए हैं 65%, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले दोनों हैं, है ना। ये जो है वो तो दोनों ही विषय में फेल हो गए, फिजिक्स में भी हो गए, केमिस्ट्री में भी हो गए। और ये जो 65% आया वो केमिस्ट्री वाले अलग है, फिजिक्स वाले अलग है, दोनों को जोड़ा तो फिर आपका 65% आया। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर जो है वो आपका 65% आ चुका है, और 65% का मान ही क्या है, 325। ठीक, तो यहाँ से 1% का मान आएगा 5, जबकि हमें 100% का मान निकालना रहता है, यानी कि 500 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिएगा। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी को कुल 2312 रुपए में खरीदा। अच्छा, उसने ए को 16% की हानि पर और बी को 20% के लाभ पर बेचा। ए और बी का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है। ओके, और ए और बी के क्रय मूल्यों में क्या अंतर होगा ये आपसे पूछा है। देखिएगा देखिएगा कि ए और बी को कुल कितने रुपए में खरीदा है। ओके, यानी कि ए और बी दोनों वस्तु को मिलाकर उसने 2312 रुपए में जो है वो खरीद लिया, परचेस कर लिया। ठीक है, चलिए अब उसके बाद ए को 16% की हानि पर और बी को 20% के लाभ पर बेचा। ठीक है, ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य क्या है, बराबर। अच्छा, मान लीजिए कि ये ए का कॉस्ट प्राइस है, ये ए का कॉस्ट प्राइस है, इसको 16% की हानि हुई है, यानी कि इसने 84% में सेल किया होगा। क्लियर है। अच्छा, बी को 20% का लाभ हुआ, मान लीजिए बी का क्रय मूल्य है, 20% का लाभ हुआ, यानी 120% में इसने सेल कर दिया। अच्छा, ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, दोनों आपस में इक्वल, परसेंट से परसेंट खत्म कर लीजिए। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें 4 से डिवाइड करने की, अच्छा 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, हो रहा है ना। 21 चुक 84, 12 से भी हो रहा है, 12 से 12 धाम 120 हो जाएगा, और 12 7 84 हो जाएगा, यानी कि 7a बराबर 10b, 7a बराबर ये क्या है, ये 10b है। ठीक है, ये लीजिए, तो ये क्या है, 10b। ठीक, तो यहाँ से a बटे b कितना निकलेगा, a/b निकलेगा 10/7। ठीक है, ये जो a/b निकला है ये ए का सीपी है और ये बी का सीपी है, दोनों का क्या निकला, ये सीपी का रेशियो निकला है। ठीक है, तो अगर दोनों को मिलाकर सीपी की बात की जाए तो कितना हो रहा है मेरे भाई, 17, और वहां पर दोनों को मिलाकर कितना दे रखा है, 2312, 2312। ठीक है, कितना दे रखा है, 2312। ठीक है, चलिए अब यहाँ से डिवाइड करोगे आप तो 17 एकम 17, 17 एकम 17, 6 बचता है आपके पास, 17 3 51, 10 बचता है, 17 छंग 102, तो एक रेशियो का मान आ गया 136। आपसे पूछा है कि दोनों के विक्रय मूल्य में क्या अंतर है, तो भाई दोनों के विक्रय मूल्य में
अंतर, अच्छा सीपी दोनों के सीपी में जो अंतर है वो 10 में से 7 गया तो 3 का अंतर है। 3 का अंतर है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 से जैसे आपने मल्टीप्लाई किया, 6×3 = 18, 13×3 = 39, 408 रुपए का अंतर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का, अच्छा 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। 22% की छूट देने के बाद भी 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित करना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। 22% की छूट देने के बाद भी 17% का लाभ प्राप्त करना। अच्छा 22% की छूट दे रहा है, कोई भी चीज का जो एमआरपी है वो हम 100% यदि मानते हैं, ठीक है, तो अगर आप 22% का डिस्काउंट दे रहे हो तो सेल कितने में करोगे। अच्छा यहाँ पर सेलिंग प्राइस और एमआरपी का हम रेशियो बना रहे हैं। अच्छा सेल कितने में करोगे, आप 22 को हटा दोगे। अच्छा 22 को हटा दोगे तो अगर 20 को घटाते तो 80, 78 बच जाएगा, 78%। ठीक है, अब यहां से अगर हम बात करें तो भी 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए, अच्छा छूट देने के बाद भी 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा। शानदार, 17% का लाभ प्राप्त करना भी है, कर लीजिए। तो 17% का लाभ प्राप्त करना यानी कि 117% में सेल करना है, 117% में सेल करना है। और यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है आपका 78%। ठीक है, तो 117 बराबर 78 के यानी कि एक रेशियो का मान निकालोगे तो 78 बटे कितना हो जाएगा आपका 117। लेकिन इसमें आप 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका सीपी निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा मेरे भाई, सीपी निकल कर आएगा, पोस्ट प्राइस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो 117 रखा है वो आपने लाभ वाला रखा है, प्रॉफिट वाला रखा है। क्या रखा है, प्रॉफिट वाला। तो प्रॉफिट के बराबर में ये है, और प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस दोनों का आपस में क्या चलता है, रिलेशन चलता है, एक रिश्ता चलता है। ठीक है, तो अब यहां से अगर हम बात करें तो डिवाइड करेंगे 13×6 = 78, 13 नमक 117, 3 से डिवाइड कर लोगे 2 बार, 3 से डिवाइड कर लोगे 3 बार। अगर हम सीपी की बात करें तो जो आपका सीपी निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 200/3। कितना आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, 200/3। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो हमारा एमआरपी है वह 100% है और जो सीपी है वह कितना निकला है 200/3%। तो यहां से हमें क्या करना होगा, हमसे पूछा है कि अंकित मूल्य, जो हमारा अंकित मूल्य है एमआरपी है, वो उसके क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक होना चाहिए, हमारे क्रय मूल्य से सीपी से कितना परसेंट अधिक होना चाहिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए ये जो आपका सीपी का बटे 3 है, इसको हटाने के लिए यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इस एमआरपी में भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो एसपी में भी 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी हम तुलना भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो सीपी हमारा निकल कर आ रहा है वह कितना आ रहा है, तो सीपी निकल कर आ रहा है हमारा 200। कितना निकल कर आ रहा है 200, और एमआरपी जो निकल कर आ रहा है मेरे भाई वह कितना आ रहा है 300। ठीक है, यानी कि आपने आपने सीपी से कितना अधिक अंकित किया है, तो सर 100 अंकित किया। अच्छा किससे अंकित किया है, सीपी से। ओके, तो परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो खत्म। तो 50% जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बताइए आप क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन नंबर 10 का जो है राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक, चलिए देखिएगा, राकेश के पास केवल 2 रुपए 5 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 60 सिक्के हैं, कुल 60 सिक्के हैं, उसके पास मौजूद कुल धनराशि 240 रुपए है। 60 सिक्कों से 240 रुपए बन रहे हैं, तो 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करोगे, देखिएगा आपके पास 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के, तो अगर हम बात करें सिक्कों की, अगर हम बात करें सिक्कों की, तो जो सिक्के हैं हमारे पास वो जो है वो एक तो 2 रुपए के हैं और एक जो है वो 5 रुपए के हैं। ठीक है, अच्छा टोटल जो सिक्के हैं हमारे पास, उसके पास कुल 60 सिक्के हैं, तो टोटल जो सिक्के हैं हमारे पास केवल और केवल 60 है, 60 है। ठीक है, चलिए तो अगर आप लोगों से, अच्छा ये जो 60 सिक्के हैं, ये जो 60 सिक्के हैं वो 240 रुपए बना रहा है। कितना रुपए बना रहा है मेरे भाई, 240 रुपए बना रहा है। आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि अगर मैं मानता कि मेरे पास केवल 2 ही रुपए के सिक्के हैं, इसके अलावा मेरे पास सिक्के है ही नहीं, तो आप मुझे ये बताइए कि 2 रुपए के 60 सिक्के होते उसके पास, तो कितनी राशि बनती, केवल और केवल 120 राशि।
कितनी राशि बनती है मेरे भाई? केवल और केवल 120 राशि। अच्छा देखिए, ध्यान रखिए कि यहाँ पर 5 रुपए के सिक्के ही नहीं आपके पास। आपके पास इस 5 को आपने क्या किया, 2+3 के सिक्कों में तोड़ लिया। अब ये जो 2 है वो तो इसके साथ ही काउंट हो गया ना। क्यों? क्योंकि आपने ओवरऑल 60 सिक्कों पर 2 रुपए का निकाल लिया। भाई सारे के सारे सिक्के मेरे पास 60, जो 60 सिक्के हैं सारे के सारे वो 2-2 रुपए के होते, कितना पैसा बनता? तो गुरुजी यहाँ से 120 पैसा बनता। ठीक है, लेकिन बन कितना रहा है? 240 बन रहा है। तो ये जो 120 और नहीं बना, वो क्यों नहीं बना? क्योंकि आपने 3 कम लिया है कि नहीं? भाई 5 में से 2 तो आपने इसके साथ ले लिया, 3 आपने कम लिया है, तो इस 3 से कर दो आप डिवाइड, यानी कि 40 सिक्के ऐसे होंगे जो आपके 5-5 रुपए के। कितने रुपए के? 5-5 रुपए। ठीक है, तो इस प्रकार 40 सिक्के जो है वो ऑप्शन डी में ही है, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। बाकी निकालना चाहो तो निकाल लो। अब कैसे निकालोगे? तो भाई टोटल आपके पास 60 सिक्के हैं, 40 सिक्के आपके 5-5 वाले आ गए, तो बचे 20 सिक्के आपके 2-2 वाले होंगे, है कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत परेशानी है क्या? हो तो बता देना, ठीक है? हाँ, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बढ़ जाते हैं भाई आगे। अच्छा, अगर दूसरे मेथड से किया जाए, ट्राई ट्राई जरूर करेंगे। देखिए, टोटल 240 रुपए बना रहा है गुरुजी, 240 रुपए बना रहे हो और आप 60 सिक्के लेकर आ रहे हो। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 4-4 रुपए के सिक्के होने चाहिए। कितने रुपए के? 4-4 रुपए के। लेकिन है क्या? नहीं, हमारे पास 2 रुपए का एक सिक्का है, 5 रुपए का एक सिक्का है। ओवरऑल जो बात हो रही है वो 4 रुपए के सिक्के पे हो रही है। किस पे हो रही है? 4 रुपए के सिक्के पे। लगाइए एलिगेशन मिक्सर। ठीक है, यहां से कम किया तो 2 का रेशियो आ गया, यहां से कम किया तो 1 का रेशियो आ गया। 1 रेशियो 2 के रेशियो में हमारे पास वो सिक्के होंगे। तो अगर टोटल सिक्के की बात करें, 2 कितने रेशियो में? 3 के रेशियो में, और ऊपर बताया जा रहा है 60, यानी 1 रेशियो का मान कितना आ गया मेरे भाई? 20। 1 रेशियो का मान यदि 20 आ चुका है तो अब आपको क्या चाहिए? अब आपको जो चाहिए वो बता दीजिए भाई। अगर 2 का पूछा जाए तो 2 का 1 के रेशियो में यानी 20 ही, लेकिन 5 का पूछा जाए तो जो 5 का है वो 2 के रेशियो में है, यानी कि 1 रेशियो का मान 20 है, तो 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 40 और ये हो जाएगा आपका 20। तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी 20 और 40, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? क्या दिया है इसमें? 5 वर्ष पहले एक कंपनी को उसकी पूंजीगत निवेश का 60% नुकसान हुआ। 5 वर्ष पहले भाई उसको 60% का नुकसान हो गया। अच्छा, अगले वर्षों में उन्होंने 2 चरणों में धन हानि की वसूली की, मतलब वसूली कर ली, है ना? लेकिन अगले 2 चरणों में उसने वसूली की और अगले 2 साल के अंदर। ठीक, अच्छा, बढ़िया बात है भाई। अगले वर्षों में तो उसने पहले 1 लाख की वसूली करी, तो दूसरे चरण में उसने 80,000 की वसूली करी। अच्छा, पहले चरण में, प्रथम चरण की अगर हम बात करें, प्रथम चरण और प्रथम चरण में उसने जो है वो 1 लाख रुपए की क्या कर ली? वसूली कर ली। दूसरे चरण में, द्वितीय चरण की अगर हम बात करें, द्वितीय, ठीक है, द्वितीय चरण में उसने 80,000 रुपए की वसूली कर ली। अच्छा, तो अगर देखा जाए तो टोटल वसूली करी कितनी की है? टोटल वसूली उसने 1,80,000 रुपए की करी है। कितने की? 1,80,000। ठीक है, तो ये जो 1,80,000 की वसूली करी है वो क्या है? वो 60% ही तो है, क्योंकि उसको 60% का ही नुकसान हुआ था। तो भाई जितने का नुकसान हुआ है उतनी तो उसने वसूली करी है, यानी कि ये जो आपका 1,80,000 है वो 60% के बराबर है। आप यहाँ से 1% का मान निकालोगे, 1% का मान क्या निकल रहा है मेरे भाई? 8 और डबल जीरो, यानी कि 3,000 रुपए निकल रहा है कि नहीं? 1,80,000। ठीक है, तो 3 जीरो, 1 रेशियो का मान 3 जीरो। आपसे पूछा उसकी प्रारंभिक पूंजी निवेश में क्या थी? 60% का नुकसान झेला, है ना? तो 100% उसकी पूंजी रही होगी, तभी तो उसने 60% का नुकसान झेला। तो बस 100% से कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो अगर हम बात करें कि भाई उसने पूरे पूरे 3 लाख रुपए निवेश किए थे। कितने? 3 लाख रुपए, 3 2 5, 3 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, 3 लाख रुपए निवेश किए थे, जिसमें से भाई साहब ने 1,80,000 का नुकसान झेल लिया, तो कितने कमाए? 1,20। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। नहीं गया? अरे हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, 17 क्वेश्चन है भैया, करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए,
पी और क्यू एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, क्यू और आर 12 दिनों में। पी और क्यू, अच्छा पी क्यू आर तीनों मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं, पी और आर मिलकर इसे कितने दिन में कर सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। चलिए बताइए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, है ना। देखिए पी और क्यू, अगर दो व्यक्ति को आप मिला दोगे पी प्लस क्यू, दोनों को मिलकर काम करवाओ तो भाई इनको 8 दिन का समय लगेगा। क्यू प्लस आर जो है उनको जो समय लगना है वो 12 दिन का लगना है। फिर जो है वो पी क्यू आर तीनों मिलकर करेंगे, पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों मिलकर करेंगे। अच्छा तीनों मिलकर अगर कर रहे हैं तो इनको 6 दिन का जो है वो समय लगने वाला है। तो यहाँ से 12 दूनी 24, 24 जो है वो आपका एलसीएम आ जाएगा, और ये 24 एलसीएम आता है वो अपना कुल कार्य आता है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, कुल कार्य। और ये जो है वो दिन की संख्या है, दिनों की संख्या है, ठीक है। और आपको मालूम है कि भाई जब कुल काम में दिन से डिवाइड करते हैं, समय से डिवाइड करते हैं, तो क्या मिलता है, एफिशिएंसी, कार्य क्षमता 3 मिलेगी। यहां से जो मिलेगी 12 दूना 24 2 मिलेगी, यहाँ से 4 छंग 24, 6 चुक 24, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो देखिएगा पी और आर मिलकर, पी और आर कहाँ है, क्या बात कर रहे हो, पी और आर से करवाओगे आप काम। पी और आर से, देखिए मेरे भाई पी क्यू, पी क्यू जो है उसका मान कितना है, 3 है। पी क्यू जो है उसका मान कितना है, पी क्यू का मान 3 है। तो क्यों ना इस पी क्यू की जगह हम 3 रख दें और प्लस में आर कर दें, तो बराबर में क्या आना चाहिए, ये 4 दें, क्योंकि पी क्यू आर तीनों को मिलाकर 4 क्षमता आ रही कि नहीं आ रही, बिल्कुल। यानी कि आर की क्षमता क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए और भी ध्यान दीजिए कि Q प्लस आर दोनों को मिलाकर क्षमता कितनी है, 2 है। यानी कि आर की क्षमता आपको मालूम है 1 है, तो अब टोटल 2 है तो Q की भी 1 ही रही होगी ना, बिल्कुल सर। बस बात बन गई। यहाँ पर आपको मालूम है Q की क्षमता 1 है, तो P की क्या हो जाएगी, P की अपने आप 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 और 1 3। बहुत बढ़िया। तो भैया जो P और R है, P कहाँ रहा, अच्छा P का 2 है, R का कितना है, 1 है। हाँ R का तो 1 लिखा ही है आपने, गुड। P का कितना है, P का 2 है। तो भैया टोटल काम, अच्छा टोटल काम करना है 24। पी जो है वो 2 की क्षमता से, आर जो है वो 1 की क्षमता से, यानी कि 24 में जैसे ही आपने 3 का डिवाइड कर दिया, सो 8 दिन का क्या लगा मेरे भाई, समय लगा, 8 डेज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं यार आज तो, यार क्या बात है, ये क्या हो गया। ओ माय गॉड, इतने बड़े क्वेश्चन। देखिए अच्छा ये तो हो गया था ना अपना, ये करिए, ठीक। देखिए एक टैंक में ए और बी दो प्रवेश नलिकाएं हैं, प्रवेश नलिकाएं जो पानी को भरती हैं। अच्छा इसे क्रमशः 12 और 16 घंटे में भर सकती है, ओके। एक निकासी नलिका सी है जो इसे 8 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर देगी। यदि टैंक खाली होने पर सभी तीनों नलिका एक साथ खोल दी जाए तो टैंक भरने में जो समय लगने वाला है वह समय आपको बताना। बड़े अच्छे क्वेश्चन है यार, देखिए ना, आरआरबी एनटीपीसी 2021 शिफ्ट सेकेंड, क्या बात। चलिए इसका बताएंगे अभी आप सभी, इसका आंसर क्या होगा, देखिएगा ए और बी दो प्रवेश नलिकाएं हैं, ए बी दो प्रवेश नलिकाएं हैं तो दोनों पे आप प्लस प्लस लगा दीजिए। सी जो है वो निकालने वाली नली, ठीक है। हाँ अच्छा इसको अलग उसमें लिखिए ताकि थोड़ा सा अलग लगे, है ना, ये निकालने वाली नली। अच्छा इन सभी का एलसीएम, इन सभी का एलसीएम क्या, सबसे पहले इनके दिन लिखिए आप कि भाई इनके दिन क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो भाई ए जो है वो 12 में भर रही है, बी जो है वो 16 में, और सी जो है वो 8 घंटे में, है ना, जो 8 घंटे में टैंक को खाली कर दे, ओके। तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 12 5 60, लेकिन 60 इससे नहीं जा रहा है, 120 इससे नहीं जा रहा है, तो फिर 16 5 80, जो किससे नहीं जाएगा, 160 240, 16 दूनी 32, 480, 480, बाकी और फिर बाद में नपटेंगे सुलझेंगे, ठीक है। तो अगर भाई इसको आप डिवाइड कर, अच्छा ये टोटल क्षमता है 480 लीटर, जब 12 की क्षमता से आप डिवाइड करोगे, 12 दिन इसको जो लगना है, तो दिन घंटे 12 घंटे इसको लगेंगे, तो इससे जब आप इसको डिवाइड करोगे, 4 चौक 48 40, ठीक, यहाँ से 16 48,
30 और 8 छंग 48, 60। अच्छा, तो फिर 48 भी ले सकते थे। चलो 48 ही ले लीजिए, है ना, दूर का सोच पाए, पास्ता यहीं रह गया। वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने। चलो 12 चौका 48, 6 × 3 = 48 और 8 छंग 48, है ना। चलिए ठीक है, तो ये जो है भैया वो इनकी कार्य क्षमता आ चुकी है, यानी कि ए जो है वो 4 की क्षमता से भरेगा, बी जो है वो 3 की क्षमता से भरेगा और सी जो है वो 6 की क्षमता से पानी निकाल देगा। ठीक है, चलिए अब देखिए तीनों को एक साथ मिलकर खोला जा रहा है। सबसे पहले तो हम बात कर लें भाई, 48 लीटर की टंकी है, तीनों को एक साथ खोलोगे तो जो ए है नल वो 4 लीटर पानी डालेगा, बी 3 लीटर डालेगा और जो सी है वो 6 लीटर निकाल देगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो टोटल जो है वो कितना आ रहा है आपका 48। इन दोनों को जोड़ के इसको घटा दीजिए, तो 7 में से 6 कम हुआ तो क्या बचेगा आपका एक। 48 में से एक से डिवाइड करोगे तो भाई जो है आपको 48 आवर्स का ही समय लगने वाला है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा क्या दिया है इसमें, कि नमक की दो किस्मों टी और एस किस्म है दो, जिनके क्रय मूल्य क्रमशः 25 रुपए और 35 रुपए प्रति किलो है ना, को 4:6 के रेशियो में मिश्रित किया जाता है। मिश्रित किस्म को 37 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा जाता है। लाभ का परसेंटेज बताइए भाई, भाई कितना लाभ कमा लेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा ये मिक्सर एलिगेशन से है, तो यहाँ पर टी और एस दो किस्म है नमक की, है ना, जिसमें से एक का जो मूल्य है वो 25 रुपए पर केजी है और जो एक का है वो 35 रुपए पर केजी है। अच्छा, अब इन दोनों को आप मिला रहे हो, एक को जो है वो 4 के रेशियो में मिला रहे हो, एक को 6 के रेशियो में मिला रहे हो, दोनों को आप मिश्रित कर रहे हो, 37 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच। तो अगर हम बात करें तो ये तो आपका कॉस्ट प्राइस ही है, ये तो आपका कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पर जो बात चल रही है वो कॉस्ट प्राइस की चल रही है, इस रेशियो में आपको मिलाना है। इन दोनों का जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो 100 यहाँ पे आ चुका है, 100 रुपए पर केजी। ठीक, यहाँ से अगर हम बात करें 35 × 70 इंटू, तो 210 यहाँ से आ गया। अच्छा, टोटल रुपए, टोटल भाई दोनों कितने में खरीद लिए आपने, टोटल जो है गुरुजी हमने 310 रुपए में खरीद लिए, 310 रुपए में खरीद लिया। अच्छा, कितने को, 4 और 6 10 को, 10 किलो मान लो आप, 4 और 6 10 किलो को आपने, 10 केजी को आपने क्या, 10 केजी को आपने जो है 10 केजी को 10 केजी को आपने 310 रुपए में खरीद लिया। कितने रुपए में, 310 रुपए में, 10 रुपए पर केजी के हिसाब से आपने खरीद लिया। ये जो है वो आपका सीपी है ना। अब 10 किलो है और आप प्रत्येक 37 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रहे हो, 37 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रहे हो, 37 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचोगे, टोटल 10 किलो है, 10 ही किलो को बेचोगे तो 370 रुपए आपको मिलने वाले हैं। कितने, 370 रुपए वाले। अच्छा, इतने में आप क्या करोगे, सेल करोगे। 310 रुपए की चीज खरीद कर 370 रुपए में आप बेच रहे हो तो कितने का प्रॉफिट, सीधा सीधा 60 का। इसके रेस्पेक्ट में 310 के रेस्पेक्ट में, परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 खत्म कर लीजिए। ठीक, उसके बाद ये कितना हो जाएगा आपका 600, 600 हो जाएगा।